हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर निकालना। इसके लिए अपने को एक वायर गिवन है एक्स वाई, जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पे एक पॉइंट है पी, जिसके ऊपर अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये पी पॉइंट इस वायर के वाई एंड से जो एंगल बना रहा है वो है θ1 और एक्स एंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो है θ2। ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को ऑलरेडी गिवन है और अपने को फाइंड करना है इस वायर की वजह से इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। चलो तो शुरू करते हैं। अच्छा, कितने लोगों को बायो-सवर्ट्स लॉ के बारे में ऑलरेडी पता है? बायो-सवर्ट्स लॉ, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने को बायो-सवर्ट्स लॉ से ही सॉल्व करना है, क्योंकि उसी से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बायो-सवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सवर्ट लॉ, क्या कहता है बायो-सवर्ट लॉ? कि एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है μ0/4π IDL sin θ/r²। IDL sin θ/r²। अच्छा, तो अब अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसका लेंथ होगा dl, फिर उसकी वजह से अपने को छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड लिखनी पड़ेगी dB। देन उसके बाद हम इससे छोटे छोटे एलिमेंट्स की सारी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या करेंगे? ऐड अप करेंगे। चलो, ये तो हो गई हमारी स्ट्रेटेजी। इसको थोड़ा और प्रॉपर वे में मैं बताता हूं तुम्हें। हमको क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रेट वायर लेना पड़ेगा जैसा कि अपने को क्वेश्चन में गिवन है। उस वायर को हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर देंगे। छोटे छोटे एलिमेंट्स में क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। इन सारे एलिमेंट की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? dl। हर एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी? dl होगी। इस एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम फाइंड करेंगे। लेट से वो होगी dB1। एलिमेंट 1 की वजह से होगी dB1। देन नीचे की तरफ सेकेंड एलिमेंट, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी dB2। तो अपने को P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर सकते हैं। सो dB1 वेक्टर प्लस dB2 वेक्टर अप टू सो ऑन। कितने एलिमेंट्स होंगे? ये लास्ट वाला मान लो हमारा nth एलिमेंट है, तो अपने को इसका भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा और इसको हमें ऐड अप करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेटेजी, अपने को कैसे सॉल्व करना है। STRATGY हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? वायर को हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करेंगे और हर एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उन मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग वेक्टर सम कर देंगे। उन सारे मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर सम। चलो तो अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। इस डायग्राम को मैं वापस से बना लेता हूं। ठीक है। अच्छा, क्या काम करना है अपने को? इस वायर के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लेना है। मैंने क्या करा? Q पॉइंट से L डिस्टेंस नीचे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका लेंथ है dl। जिसका लेंथ कितना है? dl। इस dl हम जानते हैं हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। डायरेक्शन कौन सा होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो dl का डायरेक्शन कौन सा है? हमारा अपवर्ड डायरेक्शन है और x to y। अब इस dl की वजह से, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से हम इस P पॉइंट पे हम क्या फाइंड करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इस dl एलिमेंट का इस P पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमने लिया r और जो वेक्टर है उसको हम लोगों ने लिखा r वेक्टर। इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होगा? r वेक्टर, dl से P की तरफ जाते हुए। ओके, अब हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। dB इज गिवन बाय μ0/4π IDL sin θ/r²। अपने को जो सारी चीज़ें चाहिए वो हम सबसे पहले निकालते हैं।
हमको आई मतलब करंट पता है, वायर में कितना करंट है, आई है बिल्कुल। डीएल हम एलिमेंट ले चुके हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या था हमारा, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर। थीटा क्या है हमारे लिए, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। अच्छा, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में यहाँ पे हमारा एंगल कौन सा है बता सकते हो, डीएल वेक्टर ऊपर की तरफ, एक्स वाई और आर, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये हमारे लिए थीटा होगा। अच्छा, अभी मैं इसको थीटा से ना रिप्रेजेंट करते हुए फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा समझने के लिए। ओके ओके, मैं थीटा किसी दूसरे एंगल को मान रहा हूँ। ये जो एंगल है हमारा, इस एंगल को मैंने नाम दिया थीटा, और ये हमारा जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के यहाँ पे जो पॉइंट है उसको मैं ओ पॉइंट नाम दे रहा हूँ। वो पॉइंट कौन सा है हमारे लिए, ओ पॉइंट, क्योंकि अपने को ओ पी क्यू ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ने वाली है इसलिए। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये फाई फाइंड कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे थीटा की जगह मुझे यहाँ पे फाई लिखना चाहिए। थीटा ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, तो अब हम सबसे पहले ये फाई फाइंड करते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, सबसे पहले हमने क्या करा, एक ट्राइंगल लिया ओ पी क्यू। उस ट्राइंगल में बता सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है, 180 डिग्रीज, बिल्कुल करेक्ट। थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सबको दिख रहा होगा, ओ पी क्यू ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल पी क्यू ओ, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, पी क्यू ओ। ओके, तो हमने लिखा यहाँ से फाई निकालो। यहाँ से फाई कितना आया हमारे लिए, फाई कितना आया, फाई क्या है हमारे लिए, थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो फाई इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। तो ये हम लोगों ने एंगल निकाल लिया, किस किस के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन डी एल एंड आर वेक्टर। ओके, अच्छा वेक्टर निकाल लिया। अब इसके बीच का हमको डिस्टेंस पता चल रहा है, आर, बिल्कुल आर हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, वो हम बाद में लिखेंगे। चलो, अब सबसे पहले अपने ने उस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया। कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ उसको हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट कितना होगा बता दे, क्या वो होगा हमारे लिए डी बी विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा, एलिमेंट के अंदर से करंट कितना है, जितना करंट वायर के अंदर से है, विच इज आई डी एल, लेंथ उसका कितना है डी एल, साइन थीटा, उसके बीच का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, हम लोग निकाल चुके हैं फाई, अपॉन डिस्टेंस कितना है उसका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग ने लिया था आर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, आर स्क्वायर। ओके, तो हमने उस एलिमेंट की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया। इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई कर रहा, मतलब प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूँ। सो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन 90 माइनस थीटा, क्या वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब वापस से हम अपने डायग्राम को देखते हैं। अच्छा, इस डायग्राम में इस वाले एलिमेंट की वजह से, मतलब ये जो हमारा एलिमेंट है इसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया। ओके, अच्छा कोई बता सकता है पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? हमको डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी एल क्रॉस आर वेक्टर, हमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कौन कौन से वेक्टर का, डी एल क्रॉस आर वेक्टर को। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। डीएल वेक्टर को हम आर वेक्टर की तरफ लेके जाते हैं, डीएल वेक्टर को हम आर वेक्टर की तरफ लेके जाते हैं। कैसे लेके जाते थे हम अपने फिंगर्स को डीएल वेक्टर के लाइन में रखते थे,
ये हमारा हो गया डीएल वेक्टर, ये है हमारा आर वेक्टर। हम क्या करते थे, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियां रखते थे और उनको आर की डायरेक्शन में कर्ल करते थे या घुमाते थे। तो जो थंब का जो डायरेक्शन है वो अपने को किसका डायरेक्शन देगा, डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन। तो जब मैं यहाँ पे डीएल को आर की तरफ लेके जाता हूँ तो मुझे डीएल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन मिलता है वो मिलता है डाउनवर्ड डायरेक्शन और इनवर्ट द पेपर, इनवर्ट डायरेक्शन। ये सब लोग देख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं इस एलिमेंट को चेंज कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अपने को इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा और अगले एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उनको वेक्टर सम करना है। ओके, तो अगर मैं इस एलिमेंट को चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे एलिमेंट ले लेता हूँ डीएल। इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, सब लोग ट्राई करो। डीएल वेक्टर अभी हमारा कौन सा है, ऊपर की तरफ। आर वेक्टर कौन सा होगा, इन दोनों को जो ज्वाइन करेगा, ये हो गया मेरे लिए आर वेक्टर। सो डीएल वेक्टर ऊपर की तरफ है और आर वेक्टर कुछ ये वाला। अभी तू करके देख, डीएल क्रॉस आर, वो भी तेरा इनवर्ट द पेपर आ रहा है। डीएल क्रॉस आर हमारा इनवर्ट द पेपर आ रहा है, मतलब हर इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउन इनवर्ट द पेपर है। कौन से डायरेक्शन में है, इनवर्ट द पेपर। मतलब इस लाइन चार्ज के ऊपर और इस पूरे वायर के ऊपर मैं कितने भी एलिमेंट्स लूं, उन सब की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। मतलब सब एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो हम उन सबको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उन सबको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। चलो, तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट ऐड मतलब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलो ठीक है, चलो अब हम एक और चीज़, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल हैं, हमारे पास थीटा वेरिएबल है। जैसे ही हम एलिमेंट चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे देख एलिमेंट, इसको अगर मैं एलिमेंट 1 नाम दे देता हूँ, ये मेरा एलिमेंट 2, तो जैसे ही हम एलिमेंट चेंज कर देते हैं तो क्या हमारा ये थीटा चेंज हो जाएगा, जो ग्रीन ये वाला थीटा हमारा चेंज हो जाएगा। ओके ठीक है, जैसे ही 1 से 2 में गया तो क्या ये हमारा ये एल भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, एल भी है और थीटा भी है। तो हम उन दोनों में से एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलो कैसे एलिमिनेट करना, पी क्यू, मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा हूँ ओ पी क्यू। कुछ हमारा ये वाला ट्राइंगल है, ये हमारा पॉइंट है P, ये वाला Q और ये वाला O। क्या यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अपने को पता है कितना है, वो L। ये वाला लेंथ है A और ये वाला लेंथ कितना है हमारे पास R। और ये जो एंगल है ये कितना है हमारे लिए, थीटा। सबसे पहले मुझे बता, R को हम लोग थीटा के टर्म में कुछ लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या पी क्यू मेरे लिए बेस हो गया और पी ओ मेरे लिए हाइपोटेनियस, सो इट इज इक्वल्स टू ए बाई आर। अपने को यहाँ से आर मिला कितना, ए अपॉन कॉस थीटा। ओके, हमने आर का वैल्यू फाइंड कर लिया, ए अपॉन कॉस थीटा। मैं इस इक्वेशन को 1 नाम दे देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं 2 नाम दे देता हूँ। वापस से इस ट्राइंगल में tan थीटा बता, tan थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे लिए, L, और बेस कितना है, A। अच्छा, यहाँ से बता लेंथ L कितना आया हमारे लिए, A टाइम्स ऑफ tan थीटा। L इज इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ tan थीटा। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 को एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट बताता हूँ आगे क्यों कर रहे हैं हम लोग। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू थीटा। हमें डिफरेंशिएशन किसी न किसी के रेस्पेक्ट में करना पड़ता है। सो
डी एल अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू ए tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से डी एल कितना आया निकाल तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या हमने डी एल को थीटा के टर्म में फाइंड कर लिया? बिल्कुल कर लिया। हमने आर को थीटा के टर्म में फाइंड कर लिया? बिल्कुल कर लिया। अब हम इन सारी चीज़ों को हम अपनी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। इसको हम लोग इक्वेशन 4 नाम देते हैं। चलो एक बार सारी चीज़ें वापस से रीचेक कर लेते हैं। यहाँ से हमने डी बी निकाला था, वो आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, मैं वापस से थोड़ी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये हमारा पूरा का पूरा वायर था। अपने को यहाँ से यहाँ पे कहीं पे हमारे पास एक पी पॉइंट था। इस पी पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था। हमने क्या करा था, हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी सबसे पहले वो बता। इस पूरे वायर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर देते। इस पूरे वायर को छोटे छोटे डी एल ऐसे एलिमेंट्स में हमको क्या करना था, ब्रेक करना था। तो क्या हमने ब्रेक कर दिया था सबको? बिल्कुल करा था। डी एल सब एलिमेंट्स की लेंथ कितनी है? डी एल है। अब इस एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड लिखा, वो मैग्नेटिक फील्ड डी बी। ओके, फिर सेकेंड एलिमेंट, ये एलिमेंट 1, ये एलिमेंट, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स, एलिमेंट 2, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा। इसको अगर मैं डी बी 1 लिख देता हूँ फर्स्ट की वजह से, सेकेंड वाले की वजह से होगा डी बी 2। हमने डी बी 1 डी बी 2 इनका डायरेक्शन देखा, क्या सबका डायरेक्शन इनवर्ड आ रहा है हमारे लिए? बिल्कुल। तो इन सबको हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जब डायरेक्शन सेम हो तो वेक्टर्स को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, अपने को वेक्टर सम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे जैसे ही हम एलिमेंट चेंज करते हैं 1 से 2 पे, जैसे ही हमने एलिमेंट को चेंज किया, एक से दूसरा वाला एलिमेंट लिया, क्या क्या चीज़ें बदल जाएगी? एक तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था L, वो चेंज हो जाएगा। ऊपर वाले के लिए L बदल गया। R बदल जाएगा, इसके लिए R अलग होगा, उसके लिए R बिल्कुल अलग होगा। थीटा बदल जाएगा, यहाँ पे थीटा अलग होगा, यहाँ पे थीटा कुछ अलग होगा। तो हमारे पास 3 चीज़ें बदल रही थी। कौन कौन सी? L, R और थीटा। हमारे पास मतलब 3 वेरिएबल्स थे, तो हमको उन तीनों को क्या करना है, कम करना है। हमने कम कैसे करें? ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे के थ्रू हमने क्या करा, वेरिएबल्स को कम किया। सबसे पहले हमने R को निकाला थीटा के टर्म में, यहाँ से हमने cos थीटा निकाला और R को फाइंड कर लिया थीटा के टर्म में। चलो, तो हमारा R मिल गया थीटा के टर्म में, तो एक वेरिएबल कम हो गया। अब वापस से हम अपने फॉर्मूले में देखते हैं, तो अपने को ये DL भी दिखता है। अपने को ये DL भी दिखता है यहाँ पे, तो DL को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, tan थीटा यूज किया। tan थीटा इज इक्वल्स टू L बाई A, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ से हमने DL का वैल्यू निकाल दिया। अब इन सबको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। चलिए करें सब्स्टिट्यूट। इक्वेशन 2 and 4 इन इक्वेशन 1, 2 और 4 अपने को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है। सो डी बी इज इक्वल्स टू, नॉट वेक्टर, मैग्नीट्यूड के लिए बात कर रहे हैं सिर्फ। डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी एल की जगह हम लिख सकते हैं ए टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। आई डी एल साइन थीटा नहीं है, वहां पे हमारे पास है कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना निकाला हमने, यहां से देखो, ए अपॉन कॉस थीटा। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलो, तो डी बी निकाल लिया, इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ऊपर की तरफ पे ए सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर। क्या कॉस स्क्वायर थीटा हमारा डिवाइड के डिवाइड में है, तो वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में,
यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा cos स्क्वायर थीटा। सो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर। अब जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल कर लेते हैं। क्या हमारा ए से ए स्क्वायर नीचे की तरफ एक ए से ए कैंसिल हो गया? कितने लोग जानते हैं कि सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा? ये बात सबको पता है। तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास जो जो चीज़ें बची वापस से उनको लिखते हैं। सो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए। अब हमारे पास यहाँ पे क्या वेरिएबल रह गया? सिर्फ और सिर्फ थीटा, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, ए जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो भी कांस्टेंट। सो हम डी बी को वापस से थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस थीटा डी थीटा। ओके, तो अब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब अपने को क्या करना है? अब हमको क्या करना है? इन सारे एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इसको, मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, इन सबको फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो तो इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेट बोथ साइड्स। डी बी का इंटीग्रेशन करेंगे इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट्स, अब अपने को लिमिट पुट करना है। मैग्नेटिक फील्ड का लिमिट, अच्छा जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड 0। जब हम सारे एलिमेंट्स को कवर कर लेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग बी लिख देते हैं। अब अपने को थीटा का लिमिट पुट करना है। चले हम वापस से देखें। अच्छा, यहाँ पे हमने एक एंगल लिया था थीटा, कुछ अधिक। हमने हमारा जो एंगल था थीटा, हमने कुछ यहाँ से एंगल लिया था, तो ये वाला एंगल था हमारे लिए थीटा। ओके, तो अब अपने को यहाँ पे थीटा का लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। थीटा का मिनिमम जो एंगल होगा वो कितना होगा? जब हम इस वाले एलिमेंट को कवर अप करेंगे, ये नीचे सबसे लास्ट वाला, ये वाला, जब ये वाला एलिमेंट कवर अप होगा तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? थीटा 2 के इक्वल। जब मैं इस वाले एलिमेंट को कवर अप करूंगा जो y पॉइंट पे है, तो हमारा एंगल कितना होगा? थीटा 1। ओके, अच्छा देख, हम एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं? हमेशा हम एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं? इस वाली लाइन से। हम एंगल इस वाली लाइन से मेजर कर रहे हैं, तो इसके ऊपर का जो एंगल होगा उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव एंगल, और जब हम इस लाइन से नीचे की तरफ आएंगे तो हम लेंगे नेगेटिव एंगल। ओके, चलो, जब अपने को x वाला एलिमेंट कवर करना पड़ेगा तो हमारा ये जो थीटा है ये कितना होना चाहिए? क्या ये थीटा 2 के इक्वल होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, ये वाली लाइन बनेगी मेरी जब मैं इस वाले एंगल को कवर अप करूंगा, और सॉरी इस वाले एलिमेंट को मैं कवर अप करूंगा, तो मेरा थीटा मैक्सिमम कितना होगा? थीटा 2। लेकिन ये पी क्यू लाइन से नीचे की तरफ है, तो एंगल कैसा होगा हमारे लिए? नेगेटिव। सो लोअर लिमिट कितनी होगी हमारे लिए? नेगेटिव ऑफ थीटा 2। और अपर लिमिट कौन सी होगी? ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितना होगा जब हम y वाले एलिमेंट को कवर अप करेंगे जो y पॉइंट पे है, तो वहां पे हमारा जो एंगल होगा वो कितना होगा? थीटा 1। हमको लिमिट मिल चुका, अब मुझे इंटीग्रेट करना है। चलें राइट हैंड साइड देखते हैं सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। डी बी का इंटीग्रेशन विच इज b, और लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 से b के लिए, विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितने लोगों को पता है? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या वो साइन थीटा होता है? बिल्कुल, साइन थीटा लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 और नेगेटिव ऑफ
थीटा 2। सबको समझ आया हम लोगों ने नेगेटिव साइन क्यों लिया? वापस से एक बार देखना चाहो तो देखो, हमको हमारा ये वाली जो लाइन है पी क्यू, वहां पे एंगल है 0। अगर हम उस लाइन से नीचे की तरफ एंगल लेते हैं तो वो अपने को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ एंगल पॉजिटिव होगा। ओके, चलो इसको थोड़ा और लिखते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 π a। लिमिट सब्स्टिट्यूट करना सबको आता होगा, b माइनस 0 साइन थीटा 1 माइनस साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ थीटा 2। अच्छा, नेगेटिव ऑफ थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो नेगेटिव साइन वो आगे आ जाएगा मेरा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 π a साइन थीटा 1 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 2। ये हमने फाइंड कर लिया मैग्नेटिक फील्ड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, विच इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 π a साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है वो हम पहले ही बात कर चुके, इनवर्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट। और इनवर्ट डायरेक्शन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक क्रॉस जिसके ऊपर ऐसा सर्कल बना दिया जाता है। ओके, चलो अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं। स्पेशल केसेस, अच्छा स्पेशल केस मतलब कौन कौन से केसेस? अब देख, अभी हमने जो फाइंड किया था, अभी हम लोगों ने जो फाइंड किया था, ठीक से देखो, ये हमारा एक वायर था, यहाँ पे कहीं पे हमारा पी पॉइंट था, ऊपर वाला जो एंगल था वो कितना था हमारे लिए, थीटा 1, और नीचे वाला जो एंगल था वो कितना था, थीटा 2। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया था पी पॉइंट पे, वो कितना आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 π a ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया था। अब स्पेशल केस, सबसे पहला स्पेशल केस, अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, मतलब ये जो वायर है ये इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, इधर की तरफ भी इन्फिनिटी, इधर की तरफ भी इन्फिनिटी, केस 1। ओके, मतलब अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, डाउनवर्ड में भी अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यहाँ से अपने को ए डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं पे हमारा पी पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करना है। चलो, अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गया, अच्छा देख इधर देख, हमको यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पता है ऑलरेडी, म्यू नॉट पता है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई पता है, 4 π a, थीटा 1 और थीटा 2 अपने को निकालना है सिर्फ। ओके, अब इधर अगर एक बात ध्यान से देखो, अगर ये वायर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो गया, लेट से बहुत ही छोटा सा है वायर है, तो ये एंगल मेरा थीटा होगा। देख, जैसे जैसे वायर बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा थीटा इंक्रीज होता जा रहा है। अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा तो क्या मेरा लास्ट वाला, अगर मैं उसको कनेक्ट करूंगा तो मेरा कुछ ये वाला एंगल बनेगा, ये टोटल एंगल बड़ा सा जिसको दिख रहा हो ये वाला। अच्छा देख, इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा तो मेरा थीटा 1 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो थीटा 2 भी कितना हो जाएगा हमारे लिए, 90 डिग्री। व्हेन वायर इज इनफाइनाइट लेंथ, थीटा 1 और थीटा 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। व्हेन, पहला केस है हमारा, व्हेन वायर इज, ओके सॉरी ये लाइन कहीं से गलती से बन गई, व्हेन वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग फ्रॉम बोथ एंड।
जब वायर हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग हो दोनों एंड से, थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड बता कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90 डिग्री। 90 प्लस साइन 90 कितना होता है हम लोगों के लिए, 1 प्लस 1 2, सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए 1 प्लस 1 विच इज 2, सो 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, बी इज इक्वल्स टू 4 से यहाँ पे कैंसिल होंगे, ये 2 बचेगा नीचे की तरफ, सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ओके, दोनों एंड से। इसका सेकंड स्पेशल केस है व्हेन वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग फ्रॉम वन एंड। जब हमारा वायर इनफाइनाइट लॉन्ग हो लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक एंड से हो, मतलब कुछ ये वाला केस, हमारा वायर ठीक है और पी पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो एक एंड से ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। अच्छा, अब बता यहाँ पे थीटा 1 कितना हो जाएगा, थीटा 1 तो सबको पता चल रहा होगा, अब ऊपर वाला एंगल इन्फिनिटी तक जा रहा है तो वो तो हो गया हमारे लिए 90 डिग्री। थीटा 2 कितना होगा, ओके चलो थीटा 2 हम लोग देखते हैं, इधर देखो वापस, अगर ये वायर नीचे की तरफ होता कुछ तो हमारा एंगल ये वाला एंगल होता थीटा 2। अब नीचे की तरफ वायर ही नहीं है, जितना छोटा वायर उतना कम एंगल, जब नीचे वायर है तो थीटा 2 कितना हो जाएगा मेरे लिए 0, थीटा 2 कितना हो जाएगा, वायर ही नहीं है नीचे की तरफ तो थीटा 2 इज 0 डिग्री। सब्स्टिट्यूट करें हम अपनी इक्वेशन में, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, साइन 0 90 1, सो आंसर आया मेरे लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। जब वायर हमारा दोनों एंड एक एंड से इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाए तब मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। चलो तो अब हम डायरेक्शन देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अराउंड अ करंट कैरिंग वायर कैसा होता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। अच्छा देख, अभी हम लोगों ने देखा करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि ये हमारा वायर है करंट कैरिंग, इससे यहाँ पे हमारा कोई एक पॉइंट था ए डिस्टेंस पे पी पॉइंट, करंट हमारा ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इस पी पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा था, इनवर्ट डायरेक्शन। यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताऊँ तो वो कौन सा है हमारे लिए, इनवर्ट डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं पी पॉइंट को चेंज कर देता हूँ, अगर मैं इसी पी पॉइंट की जगह में इधर की तरफ एक क्यू पॉइंट रख देता हूँ सेम डिस्टेंस पे ए डिस्टेंस, यहाँ पे हमारे पास एक क्यू पॉइंट है, तो कोई बता सकता है इस वाले पॉइंट पे हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा। चलो फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डीएल वेक्टर लेंगे। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा, डायरेक्शन ऑफ करंट, सो डीएल वेक्टर का ये डायरेक्शन हो गया। आर वेक्टर कौन सा, डीएल वेक्टर और पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, ये हमारा हो गया आर वेक्टर। डीएल क्रॉस आर करो राइट हैंड रूल यूज करके, डीएल वेक्टर को आर वेक्टर की तरफ लेके जा राइट हैंड को यूज करते हुए, डीएल को आर पे लेके जाओ, कुछ ऐसे लेके जाएंगे हम लोग। देख डीएल क्रॉस आर करेंगे तो यहाँ पे तेरा आउटवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा, आउटवर्ड डायरेक्शन। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा, इनवर्ड डायरेक्शन। मतलब कुछ समझ आया, जैसे ही पॉइंट का पोजीशन चेंज हुआ वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर मैं ऐसे इन सारे पॉइंट्स को ऐसे
अलग अलग पी क्यू आर एस से बहुत सारे पॉइंट्स लूँ और इन सब पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखूँ तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा दिखता है। हमें इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लूप बनाते हुए दिखता है। मतलब ये ऐसा डार्क वाला लूप, रुको एक मिनट फिर से बनाता हूँ, बाहर की तरफ ऐसे जाते हुए, और ये बाकी ऐसे लूप, ये अंदर की तरफ वाला लूप। हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा, ये बाहर, ये 3D में है, थोड़ा ध्यान देना, ये अंदर की तरफ, पीछे की तरफ, ये जो डॉटेड लाइन है कैसी है, हमारी पीछे की तरफ है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा लूप बनाते हैं, सर्कुलर लूप। अगर करंट हमारा करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बताऊं, अगर ये मेरा वायर है, वायर हमारा बाहर आते हुए है, वायर हमारा कैसा है, बाहर आते हुए। मतलब थोड़ा और ध्यान से देखते हैं, मैं 3D में बनाने की कोशिश करता हूँ इसको। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी जेड एक्सिस, ठीक है। और हमारा जो वायर है वो अलोंग जेड एक्सिस रखा हुआ है। हमारा वायर कैसे रखा गया है, कुछ इस डायरेक्शन में। ये हमारा वायर रखा हुआ है। अगर वायर कुछ जेड एक्सिस के अलोंग रखा गया है, अब देखिएगा, ठीक है। तो हमारा, अगर मैं किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लूप बनाएगा। अधिक जेड एक्सिस में तो मैं यहाँ पे इस वायर को कुछ ऐसे डॉट की तरफ बना देता हूँ, एक्स वाई प्लेन में, बाहर की तरफ जाते हुए अपने को दिख नहीं रहा। तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे लूप में होता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, ऐसे लूप बनाते हुए। और अगर तुम इसमें ध्यान से देखो तो इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए है और इधर की तरफ बाहर आते हुए। तो मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग वायर के आसपास सर्कुलर लूप बनाता है। मैं ये बात लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट बातें, क्लोज्ड लूप और क्लोज्ड circular loop around the current carrying wire, current carrying wire। ओके, चलो तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमारे पास एक वायर है जो, चलो वायर बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक वायर है, ओके। इससे एक 2 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस है हमारे पास 2 मीटर। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है Q और P पॉइंट है। ये P पॉइंट ऊपर वाले इस वायर के ऊपर वाले एंड से जो एंगल बना रहा है वो है 45 डिग्री, और नीचे वाले के साथ जो एंगल बना रहा है वो है मेरे लिए 60 डिग्री। मुझे, और इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है I, वो अपने को गिवन है 2 एम्पियर के इक्वल। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। क्या हम ये सॉल्व कर सकते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, हमको फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डालनी है। चलो करते हैं जल्दी से। हमारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो, हम जानते हैं एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रट लेना इसको। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड B, थीटा 1 कितना है, कोई बता सकता है हमारे लिए? थीटा 1 कौन सा एंगल था, ऊपर वाला एंगल। थीटा 1 हमारे लिए हो गया 45 डिग्री और थीटा 2 हो गया 60 डिग्री। ए कितना है, 2 मीटर्स, ओके। आई है हमारे लिए कितना, देख ले जल्दी से, आई का वैल्यू 2 एम्पियर। क्या सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट में है, अपने कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहाँ कौन सा यूनिट में निकल के आएगा, एसआई यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला। चलो, सबको पता है ये बातें। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, अच्छा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को साइड में लिख लेते हैं क्योंकि इसका वैल्यू हम जानते हैं डायरेक्टली। I की जगह हम पुट करते हैं 2, A की जगह हम लोग पुट करते हैं 2,
साइन थीटा वन हमारे लिए 45 डिग्री, थीटा टू साइन थीटा टू हमारे लिए 60 डिग्री। सो मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल गया है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻⁷, कौन सी यूनिट्स में, एसआई यूनिट में, 10⁻⁻⁷ साइन थीटा वन साइन 45 डिग्री विच इज 1/√2, साइन 60 डिग्री विच इज √3/2। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आया, कुछ इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा एलसीएम 2, सो √2 प्लस √6, देखो एलसीएम लिया हम लोगों ने 2, तो उधर की तरफ मल्टीप्लाई हुआ तो √2 बचेगा, इधर की तरफ अच्छा √3 रहेगा, ओके, √2 प्लस √3 इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला, हमारा कुछ ये मैग्नेटिक फील्ड इतना निकल के आ गया। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं। हमारे पास अब 2 वायर्स हैं, वायर 1 जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, वायर 2 जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। इन दोनों वायर के बीच का जो सेपरेशन है वो अपने को गिवन है 6 मीटर्स, वो कितना गिवन है, 6 मीटर्स। इन दोनों वायर के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट है P, जो कि सेंटर में तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा, 3 मीटर की डिस्टेंस पे, और ये वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी हमारे लिए 3 मीटर। दोनों वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, दोनों एंड से, इधर भी इनफाइनाइट एंड पे है, इधर भी इनफाइनाइट, ये वाला भी इधर भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, इधर की तरफ भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है P पॉइंट पे, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड 8 पॉइंट P। अब ऐसे क्वेश्चंस जिसमें एक से ज्यादा वायर्स आ जाएं, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर दूसरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर उन दोनों को क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। चलो वही काम करते हैं। सबसे पहले वायर 1 की वजह से यहाँ पे P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 इज B1 8 पॉइंट P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वायर 1 की वजह से, B1। सिमिलरली वायर 2 की वजह से हम लोग ले रहे हैं वो होगा B2। अच्छा, अब वापस यहाँ पे P पॉइंट के यहाँ पे देखना, वायर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है B1, क्या हम उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, कौन से डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सॉरी इनवर्ड डायरेक्शन में। B1 होगा हमारे लिए इनवर्ड डायरेक्शन में। अभी पहले बात करी थी हमने, देखो यहाँ पे देखो, जब पॉइंट हमारा वायर के राइट में है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। और जब वायर के लेफ्ट में है तो जब पॉइंट वायर के लेफ्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है। चलो हम वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब P पॉइंट वायर 1 के लिए राइट में है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। कौन से डायरेक्शन में होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। वायर 2 के लिए देखो, ये हमारा वायर 2 था, वायर 2 के लिए P पॉइंट कौन से साइड में है, लेफ्ट साइड में, तो B2 कहाँ पे होगा हमारे लिए, आउटवर्ड डायरेक्शन में। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी P पॉइंट पे, क्या हमको दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड B नेट विल बी इक्वल टू B1 माइनस B2, और हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है। ओके, तो हम इनका, अच्छा हमने क्या करा, B1 माइनस B2 लिया है, तो B1 मतलब नीचे अंदर वाली डायरेक्शन जो है इनवर्ड डायरेक्शन, उसको हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है, और बाहर वाली डायरेक्शन को कैसा लिया है, नेगेटिव। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। हमने क्या करा, B नेट इज इक्वल्स टू B1 माइनस B2, कौन से डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। चलो
B1 फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मुझे तो फॉर्मूला याद है अभी भी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। करंट है हमारा 1 एम्पियर, 2 पाई इंटू ए का वैल्यू है 3, विच इज म्यू नॉट अपॉन 6 पाई। B2 फाइंड करो जल्दी से। B2 सेम फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। करंट कितना है वायर में, 2 एम्पियर। करंट कितना है वायर में, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर लिख दो जल्दी से। म्यू नॉट इंटू 2 अपॉन 2 पाई इंटू 3, यहाँ से हमारा निकल गया म्यू नॉट अपॉन 2 से 2 कैंसिल हुआ, म्यू नॉट अपॉन 3 पाई। सो बी नेट इज इक्वल्स टू B1 माइनस B2, म्यू नॉट अपॉन 6 पाई माइनस का म्यू नॉट अपॉन 3 पाई। डायरेक्शन इनवर्ट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो क्या आ रहा है, इन दोनों को सेपरेट करो, एलसीएम ले ले, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे लिए 6 पाई। सो म्यू नॉट 2 म्यू नॉट, सॉरी म्यू नॉट माइनस का 2 म्यू नॉट इनवर्ट डायरेक्शन। ये आया हम लोग के लिए नेगेटिव ऑफ म्यू नॉट अपॉन 6 पाई इनवर्ट डायरेक्शन में। हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या आई, नेगेटिव ऑफ म्यू नॉट अपॉन 6 पाई इनवर्ट डायरेक्शन में। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ये नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये हमको क्या बता रहा है कि हमने जो डायरेक्शन ली है वो गलत ली है। हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट नहीं होगी, किधर की तरफ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इसको हम लोग करेक्ट करेंगे अब यहाँ पे। सो बी टोटल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 6 पाई, डायरेक्शन कौन सी है, आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगी, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके चलो, अब इसके से जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं अभी। हमारे पास एक लूप है, हमारे पास एक स्क्वायर लूप है, ओके। और इस लूप में एक करंट फ्लो कर रहा है आई। इस लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। तो इस वाले वायर में भी आई करंट फ्लो करेगा पूरा का पूरा, ओके। और एक पॉइंट है सेंटर में, बिल्कुल बीच में। इस पी पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। गिवन, अपने को गिवन क्या है, एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। एग्जाम्पल, गिवन अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड लेंथ डी। साइड लेंथ कितना है हमारा, डी। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप। अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है सेंटर ऑफ लूप में। चल सॉल्व करता शुरू करते हैं इसको। अच्छा देख, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इस लूप में तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 वायर्स है। कितने वायर्स है हमारे पास, 4 वायर्स है। तो उन 4 वायर की वजह से 4 मैग्नेटिक फील्ड होंगे, B1 B2 B3 और B4। और उन चारों को हमको क्या करना है, वेक्टर सम करना है। चलो जल्दी से हम सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। वायर 1, हम वायर को नाम दे देते हैं वायर 1। ये हमारे लिए वायर 1 हो गया, ये हो गया 2, वायर 3, वायर 4, ओके। अच्छा, वायर 1 की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया हमारे लिए R वेक्टर, ये हो गया हमारे लिए DL वेक्टर। कर DL क्रॉस R वेक्टर, क्या DL क्रॉस R तेरे लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। सो वायर 1 की वजह से B1 जो है वो कौन से डायरेक्शन में हमारे लिए, आउटवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली वायर 2 की वजह से देखो B2 भी हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। मैंने B1 इनवर्ट बोला था क्या, वो गलत है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। B3 भी देख, B3 भी हमारे लिए कैसा आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। और B4 भी आउटवर्ड आ रहा है, B4 भी हमारे लिए। तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, B टोटल विल बी इक्वल टू
B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, सारे मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम, और वेक्टर सब एक डायरेक्शन में, तो वेक्टर सम और नॉर्मल सम दोनों सेम चीज़ हो गई। ओके, डायरेक्शन पीछे की तरफ हम डायरेक्शन बना देते हैं। कौन सा डायरेक्शन है ये? आउटवर्ड डायरेक्शन। अब वायर 1 की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैं यहाँ पे वापस से बना देता हूँ वायर, ये हमारा वायर है। ओके, पी पॉइंट, हमारा पी पॉइंट कहाँ पे था? यहाँ पे कहीं पे हमारा एक पी पॉइंट है, ये रहा हमारे पास पी पॉइंट। अच्छा, पी पॉइंट का मुझे कोई बता सकता है उसका वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो रहा है? ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे लिए, बताएगा कोई? क्या ये लेंथ हमारे लिए d/2 हो रहा है? पूरा साइड लेंथ अगर d है तो सेंटर पे कितना डिस्टेंस होगा? d/2। सो ये वाली लेंथ है हमारे लिए d/2। ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है? ये वाला एंगल θ1 कोई बता सकता है कितना होगा? क्या ये एंगल हमारे लिए 45 डिग्री हो जाएगा? हाँ, हम लोग निकाल सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। चल जल्दी से मैं बना के बताता हूँ। स्क्वायर बना, जल्दी से एक स्क्वायर बनाया, बिल्कुल। चलो, सेंटर में एक पॉइंट बना दिया हमने। अपने को ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। ये डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला, ये कितना मिला अपने को? d/2। ये हमारा पी पॉइंट, ये डिस्टेंस अपने को मिल गया। अच्छा, ये देख, ये वाला एंगल कितना? 90 डिग्री। ये एंगल मेरे लिए 90 डिग्री। अच्छा, इसके साइड कॉर्नर वाला एंगल देख, क्या टोटल एंगल 90 डिग्री होता है हमारे लिए? तो आधा एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ओके, अब बता, एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा मेरा? 45 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल भी निकल के आएगा हमारे लिए 45 डिग्री। तो एक वायर के लिए अपने को दोनों एंगल मिल गए, θ1 और θ2 कितना मिला? 45। सो θ1 इज इक्वल्स टू θ2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं, B इज इक्वल्स टू μ0I/4πA साइन θ1 प्लस साइन θ2। सो B1 इज इक्वल्स टू μ0I/4πA की जगह d/2 साइन θ1, तो साइन 45 डिग्री प्लस साइन θ2 साइन 45 डिग्री। सो B1 प्लस B2 सॉरी साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 2 टाइम्स ऑफ साइन 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। सो μ0I डिवाइड के डिवाइड में 4πD डिवाइड के डिवाइड में 2 ऊपर जाएगा, और साइन 2 टाइम्स ऑफ 1/√2। सो B1 यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 2 से 2 कैंसिल हुआ, सॉरी 2 से 4 को हम कैंसिल करेंगे यहाँ पे, तो नीचे बचेगा 2, और इस 2 से पूरा का पूरा 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड आया μ0I/√2 टाइम्स ऑफ πD। सिमिलरली हम B2 फाइंड करेंगे। अच्छा, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही कि B2 का वैल्यू भी B1 के इक्वल होगा? अच्छा देख, अब ये तो हमारा वायर 1 था, ये तो हमारा लिए वायर 1 था, ये वायर 2। क्या इसके लिए भी एंगल सेम रहेंगे, करंट सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगी? तो B2 भी B1 के इक्वल ही होगा। सो B1 इज इक्वल्स टू B2 इज इक्वल्स टू B3 इज इक्वल्स टू B4, सारे के सारे इक्वल होंगे। तो हमारा B टोटल कितना आ जाएगा? B नेट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B1। सो 4 μ0I/√2 πD। √2 को हम वापस से कैंसिल कर सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2√2 μ0I/πD। ओके,